अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं हम सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पिछले लेक्चर जो है उसमें डिस्कस हमने किया कि जो आपके पास रेडिएशंस होती हैं, जो वेव्स होती हैं वो पार्टिकल नेचर रखती हैं। सारी की सारी वेव्स या रेडिएशन जो है वो पैकेट्स पे मुश्तमिल होती हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जब ये पता चला कि वेव्स जो है वो पार्टिकल नेचर रखती हैं, तो साइंसदानों ने सोचना शुरू किया कि पार्टिकल्स हैं उनकी भी तो वेव नेचर हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तो जो सेकंड चीज़ है उसको भी पहली चीज़ की फॉर्म में एग्जिस्ट होना चाहिए। वेव अगर पार्टिकल नेचर रख रही है, तो पार्टिकल्स को भी वेव नेचर रखनी चाहिए। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था लुइस डी ब्रोगली ने। तो यहाँ से आप रीड आउट कर लें इसको। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है, वो वेव नेचर भी रखती है और वो पार्टिकल नेचर भी रखती है। कुछ प्रोसेसेस में वेव जो है वो वेव की फिनोमिना शो कर रही होती है, और कुछ जो ऐसे फिनोमिनाज हैं जहाँ पे वो पार्टिकल के तौर पे एक्ट करती है, जैसे कि कॉम्पटन में वो एक्ट कर रही थी। एज्यूमिंग सिमेट्री इन नेचर, क्योंकि नेचर में सिमेट्री पाई जाती है, इसीलिए सबसे पहले फ्रेंच फिजिसिस्ट थे लुइस डी ब्रोगली। उन्होंने प्रपोज किया 1924 में कि पार्टिकल को भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज रखनी चाहिए। और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है किसी भी पार्टिकल का, किसी भी फोटोन का, उसको हम निकाल सकते हैं p=h/λ से। तो इसलिए डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया कि द मोमेंटम ऑफ अ मटेरियल पार्टिकल of mass m moving with velocity v should be given by the same expression। उसको भी हम सेम एक्सप्रेशन से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू होती है h/λ, और इस सेम हमने पढ़ा हुआ मोमेंटम जब एम वी के बराबर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि h/λ इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी, और यहाँ से अगर हम लैम्डा यानी कि वेवलेंथ निकाल लें तो वो आपके पास आ जाएगा h/p। p की जगह आपने लिख देना है एम वी। तो यहाँ से हम लैम्डा को यानी कि वेवलेंथ को लिख सकते हैं h/mv की फॉर्म में। यानी कि अगर हमें किसी बॉडी का मास पता हो, उसकी वेलोसिटी पता हो, तो हम लैम्डा जो है वो निकाल सकते हैं, वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी, तो हमें जो है वो वेव नेचर का पता चल जाएगा। कहते हैं लैम्डा इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल वेव्स, hence an electron can be considered to be a particle and it can also be considered to be a wave। तो द इक्वेशन 19.7 इज कॉल्ड डी ब्रोगली रिलेशन। इसको डी ब्रोगली रिलेशन के तौर पे जाना जाता है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि डी ब्रोगली रिलेशन क्या है, तो इसके लिए आपने क्या देना है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv फॉर द वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल या फॉर एनी वेव वी कैन से दैट लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और इसको कहते हैं डी ब्रोगली रिलेशन। तो कहते हैं हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमने ले लिया कि जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो, मैस उसका कम हो, तो वहाँ से जो है वो हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ लार्ज मैस एंड ऑर्डिनरी स्पीड, यहाँ पे देखिए अगर हम लार्जर मैस लेते हैं और उसकी ऑर्डिनरी स्पीड लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा। अ स्मॉल वेवलेंथ has such a small wavelength that its wave effects such as interference and diffraction are negligible। यहाँ से देखिए हमारे पास इस इक्वेशन में जब हम ज़्यादा मैस पुट करेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो कम लेंगे, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो कंपैरेटिवली जो है वो आपके पास m क्योंकि बड़ा है, तो m का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। मैस बहुत बड़ा, वेलोसिटी कम है, तो वेवलेंथ आपके पास बहुत शॉर्ट, बहुत कम बनेगी। तो इसीलिए जब वेवलेंथ आपके पास बहुत शॉर्ट हो, तो हमारे पास जो आपके पास वेव वाले प्रोसेसेस होते हैं, फिनोमेनाज होते हैं, जैसे कि इंटरफेरेंस होती है और डायफ्रैक्शन होती है, वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एज जो देखें, एज की वैल्यू बहुत स्मॉल है, 6.63 इन 10⁻34। तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं और राइफल बुलेट जो होती है, जिसका मैस तकरीबन 20 ग्राम है, कम मैस हमने लिया है, और उसकी स्पीड हमने ले ली 330 मीटर पर सेकेंड, विल हैव अ वेवलेंथ। यहाँ से कैलकुलेट करें, वेवलेंथ जब आपने कैलकुलेट की तो आंसर हमारे पास आया 1 × 10⁻34। और ये देखिए वैल्यू बहुत शॉर्ट है। दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट मेजरेबल। ऐसी वेवलेंथ जो है वो मेजरेबल नहीं है और डिटेक्टेबल बाय एनी ऑफ इट्स इफेक्ट, और इधर से हम कोई भी इसका इफेक्ट जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास मैस जो है वो बहुत छोटा हम ले लें
और स्पीड जो है वो कंपैरेटिवली हाई ले लें एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, तो फिर यहाँ पे देखें हमारे पास हमने इलेक्ट्रॉन कंसिडर किया। इलेक्ट्रॉन के केस में मैथ हमारे पास है 9.1 × 10⁻31 और स्पीड हमने ले ली 1 × 10⁻6। इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे देखिए आंसर हमारे पास आ रहा है 7 × 10⁻10 मीटर। और ये वेवलेंथ है वो एक्सरेज वाली वेवलेंथ की रेंज में आ रही है। इसीलिए इस केस में हम डाइफ्रैक्शन और जो इंटरफेरेंस वाला इफेक्ट है उसको हम मेजर कर सकते हैं और ये वेवलेंथ भी हम मेजर कर सकते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और आपके पास न्यूट्रॉन होता है या न्यूट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल जो हमारे पास हैं, उन सब के लिए हम जो वेव नेचर है उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन लार्जर पार्टिकल्स के लिए हम वेवलेंथ जो उसकी नहीं देख सकते। तो इस चीज़ का सबूत किसने पेश किया था? वो थे डेविसन एंड जर्मर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके आपको बता दिया कि हम यहाँ से जो किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर है उसको शो कर सकते हैं। A convincing evidence of the wave nature of electrons was provided by Clinton J. Davison and Laster H. Germer. They showed that the electrons are diffracted from metal crystals in exactly the same manner as X-rays or any other wave. The apparatus used by them is shown in figure. यहाँ पे आपको apparatus दिखाया हुआ है जो उन्होंने यूज़ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपके पास निकल क्रिस्टल है, इलेक्ट्रॉन गन शो की हुई है। इलेक्ट्रॉन गन से जब हम फिलामेंट को हीट अप करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलेगी और वो बीम जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि निकल क्रिस्टल्स के साथ वो टकराने के बाद आपको डिटेक्टर में नज़र आ जाती है और यहाँ पे आपको एंगल नज़र आ रहा है फाई, जिस एंगल पे वो डाइफ्रैक्ट होंगी या स्कैटर होकर आपको मिलेंगी। तो यहाँ से वो बता रहे हैं जी, in which electrons from heated filament are accelerated by an adjustable applied voltage V. The electron beam of energy, इनकी एनर्जी है VE, is made incident on a nickel crystal. The beam diffracted from crystal surface और डिटेक्टर में जाके एंटर हो जाएगी एंड इज रिकॉर्डेड एज अ करंट आई। जब भी आपके पास करंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं तो उनकी मोशन की वजह से आपके पास करंट फ्लो करता है और करंट फ्लो जो है वो हम यहाँ से डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे उस एनर्जी को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं एम वी स्क्वायर को लिखा जा सकता है 2VE और यहाँ से अगर हम दोनों साइड पे स्केयर ले लें या एम से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी, तो एम से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2m इंटू वी ई। तो यहाँ से हमारे पास एम वी यानी कि मोमेंटम जो है वो आ जाएगा 2mve स्केयर रूट। लेफ्ट साइड पे जो v है वो वेलोसिटी है, राइट साइड पे जो v है कैपिटल V वो आपके पास वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल के साथ हम इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं क्रिस्टल की तरफ, निकल क्रिस्टल की तरफ। तो यहाँ से हम डी ब्रोगली इक्वेशन लगाएंगे। इस इक्वेशन में अपने मोमेंटम की वैल्यू पुट कर देनी है और वैल्यू पुट करने के बाद जब आप यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद आपके पास वेवलेंथ आएगी वो देखिए आपके पास आ रही है 1.66 इंटू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसमें हमने क्या लिए हैं, इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डायफ्रैक्ट किया है। ठीक है, तो हमने वेवलेंथ निकाल ली 1.66 इंटू 10⁻10 मीटर। This beam of electrons diffracted from crystal surface was obtained for a glancing angle of 65 degree। और यहाँ पे अब हम ब्रैग्स इक्वेशन जो है उसको यूज करेंगे। ब्रैग्स इक्वेशन होती है एक्सरेज के लिए, एक्सरेज की डायफ्रैक्शन के लिए 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। d क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एटम्स। ठीक है, और जिसको स्लिट डिस्टेंस भी कहते हैं। थीटा यहाँ पे हम वो एंगल यूज करेंगे जहाँ पे जितने एंगल पे वेव डाइफ्रैक्ट हुई हैं। m जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर ऑफ डाइफ्रैक्शन, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डाइफ्रैक्शन ऑर्डर हमने 1 रखा है, m इज इक्वल टू 1। फॉर निकल के लिए जो हमारे पास d जो डिस्टेंस है टू एटम्स की लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है जिसको डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी कहते हैं, वो आपके पास है 0.91 इंटू 10⁻10। ठीक है, और यहाँ से एंगल हमारे पास 65 है। सारी वैल्यूज पुट की तो यहाँ से देखिए जो वैल्यूज निकल रही है हमारे पास वो है जी 1.65 इंटू 10⁻10 मीटर। तो दो तरह के फॉर्मूला से हमने देखा, वेवलेंथ हमने निकाल ली। एक हमने सिर्फ उसको मोमेंटम की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया डी ब्रोगली इक्वेशन लगा के, दूसरा हमने ब्रैग्स इक्वेशन लगाई है जो कि आपके पास
एक्सरे की डायफ्रैक्शन के लिए लगाई जाती है। दोनों फॉर्मूला से जो हमने वेवलेंथ निकाली है वो दोनों वेवलेंथ की वैल्यूज है तकरीबन सेम है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ ऊपर वेवलेंथ हमने निकाली है वह है 1.66 इंटू 10⁻⁻10, जबकि नीचे जो वेवलेंथ हमने निकाली है वह है 1.65 इंटू 10⁻⁻10, और दोनों वैल्यू तकरीबन करीब हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा करीब हैं। 10 एक्सपेरिमेंट करके हमने ये बता दिया that observed wavelength is in excellent agreement with the theoretical predicted wavelength। theoretical जो हमने वेवलेंथ निकाली है उसकी वैल्यू और जो हमने प्रैक्टिकल करके वेवलेंथ निकाली है उसकी वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ लिहाजा हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो भी वेव नेचर रखते हैं। और यहाँ पे हमने बताना है इसके कौन कौन से फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें आपको जो है वो पता चल जाता है कि कौन सी नेचर एग्जिस्ट कर रही है, या कि वेव नेचर एग्जिस्ट कर रही है या फिर पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट कर रही है। डायफ्रैक्शन पैटर्न हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड हीलियम एटम्स। जो सारे आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन सब के लिए हम डायफ्रैक्शन पैटर्न हासिल कर सकते हैं बाय गिविंग सब्सटेंशियल एविडेंस फॉर द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और इनके काम की वजह से इनको लुइस पास्चर जो है सॉरी प्रिंस लुइस विक्टर डी ब्रॉगली, इनको नोबेल प्राइज मिला जी 1929 में फिजिक्स में, ठीक है। क्लिंटन, जोसेफ डेविसन एंड जॉर्ज पेजेट थॉमसन शेयर द नोबेल प्राइज इन 1937 फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आपके जो नोबेल प्राइजेस हैं किस किस को कब कब मिला और किस किस वजह से मिला, ये सारे आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये MCQ भी पूछे जा सकते हैं और आपसे शॉर्ट के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि कौन से फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें हमें पता चलता है कि कोई चीज़ वेव नेचर रख रही है, और कौन से फिनोमेना ऐसे हैं जहाँ से हमें पार्टिकल नेचर जो है उसका पता चल जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।